हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो ये जो टॉपिक है अभी हमारा नेक्स्ट, जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसका जस्ट कंटिन्यूशन का टॉपिक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के साथ हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था करंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, इसमें हम देखने वाले इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगर हम प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली हम यहाँ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो ये जो इन्वेस्टमेंट करता है वो भी प्रोड्यूसर ही करता है। प्रोड्यूसर मतलब वो पर्सन जो कोई ना कोई प्रोडक्शन करता हो, किसी न किसी गुड्स को प्रोड्यूस करता हो। तो एक प्रोड्यूसर की फैक्ट्री में, क्लियर, या उसके वेयर हाउस में जितने भी तरह का जितना भी स्टॉक रखा हुआ है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रखा हुआ हो, चाहे वो एक फिनिश गुड के फॉर्म में रखा हो, चाहे वो सेमी फिनिश गुड के फॉर्म में रखा हो, चाहे वो बिल्कुल ही रॉ मटेरियल के फॉर्म में रखा हो, तो किसी भी फॉर्म में जो उसके पास कोई भी स्टॉक रखा हुआ है, क्लियर, वो स्टॉक जो कि करंट स्टॉक है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है, उसे हम यहाँ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में लेंगे। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक प्रोड्यूसर के पास पूरे साल में ये 3 तरह का स्टॉक वो हमेशा मेंटेन करता है। फर्स्ट, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड का मतलब होता है, जैसे मान लो एक प्रोड्यूसर है जो मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब उसके पास जितने भी मार्कर बिल्कुल बन चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बन के तैयार हो चुके हैं, बट अभी तक वो आगे मार्केट में बिके नहीं है, या उसने अभी तक उनको आगे बेचा नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे फिनिश गुड। जो बन के तो तैयार हो चुके हैं बट स्टिल वो अनसोल्ड स्टॉक कहलाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, एक तरह का अनसोल्ड स्टॉक। सेकेंड कैटेगरी जो गुड्स की आती है वो आती है सेमी फिनिश गुड्स। हो सकता है बहुत सारे मार्कर की प्रोसेसिंग आधी हो चुकी है और आधे बाकी है, मतलब मार्कर की आधी मैन्युफैक्चरिंग में, बट अभी तक इसमें कुछ और बनना बाकी है, इसमें कुछ और ऐड होना बाकी। तो ऐसे गुड जो पूरी तरह से नहीं बने हैं, जो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब उन्होंने अभी तक बाउंड्री लेवल प्रोडक्शन को पूरी तरह क्रॉस नहीं किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी फिनिश गुड्स। या मैं इसे लिख सकती हूँ इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है थर्ड कैटेगरी का गुड, जो कि बिल्कुल प्रोडक्शन जिनका नहीं हुआ है, जैसे कि मार्कर बनाने वाले मैन्युफैक्चर के लिए जो प्लास्टिक उसने मंगवा के रखा है वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, तो ये रॉ मटेरियल भी उसके लिए इन्वेंट्री स्टॉक का पार्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 तरह के इन्वेंट्री स्टॉक होते हैं प्रोड्यूसर के पास। क्लियर, फर्स्ट कैटेगरी होती है फिनिश गुड की, सेकंड कैटेगरी होती है सेमी फिनिश गुड की, एंड थर्ड कैटेगरी होती है रॉ मटेरियल की। दीज आर इन्वेंट्री स्टॉक। अब इन्वेंट्री के साथ इन्वेस्टमेंट वर्ड हम इसके अब समझते हैं। अभी तक हमने सिर्फ मीनिंग समझा कि इन्वेंट्री क्या होती है। अब इन तीनों चीजों को तो हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री स्टॉक बोलेंगे। अब इन्वेंट्री स्टॉक में पूरे साल में प्रोड्यूसर ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, मतलब जितना इस एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर वो जितना भी इन्वेंट्री स्टॉक लेकर आया है, एडिशनल स्टॉक को लेकर आया है, उसे बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो गाइस, इन्वेंट्री स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों वर्ड्स में एक डिफरेंस है। इन्वेंट्री स्टॉक तो वो है कि जितना उसके पास ओवरऑल स्टॉक पड़ा हुआ है, फिनिश गुड का, सेमी फिनिश गुड का एंड रॉ मटेरियल का। बट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जितना उसने एक पूरे साल में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में जितना उसने नया स्टॉक खरीदा है, उसे हम बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इसका फॉर्मूला सेम वही रहेगा जो हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था। Inventory investment is equals to inventory stock at the end of the accounting year minus inventory stock at the beginning of the accounting year। मतलब end of the accounting year का मतलब यहाँ पे क्या है, closing stock। जितना उसके पास closing stock रखा है उसमें से हम माइनस कर देंगे opening stock, तो क्या निकल के आएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो पूरे साल में जितना भी मतलब स्टॉक में चेंज आया है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है चेंज। क्लियर, तो चेंज इन सच इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो पूरे साल में उस स्टॉक में जितने भी चेंजेस आए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर, तो यहाँ पे हमने 2 चीजों की डेफिनेशन पढ़ी। सबसे पहले हमें समझना जरूरी इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, और फिर उस इन्वेंट्री स्टॉक में जो होल ईयर जितना भी चेंज आया है,
जब हम क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर देंगे तो जो हमें चेंज मिलेगा वो चेंज हमारा उस पूरे साल का क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स हमने देखा कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड उसकी क्या डेफिनेशन होती है और इन्वेंट्री स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री। उसके बाद इन्वेंट्री को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट प्लांट एंड सेकेंड अनप्लांट। अब यहाँ पे प्लांट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब क्या होता है, प्लांट का मतलब ऐसी चीज, ऐसा स्टॉक जो प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी प्लान किया है, जिसे हम डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक भी बोल सकते हैं। डिजायर्ड मतलब जो उसने अपनी इच्छा से इंटेंशनली नोइंगली अपने वेयर हाउस में, अपनी फैक्ट्री में स्टोर किया है, जानबूझ के प्रोड्यूस किया है, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होने वाली है, तो उसने वो यूनिट्स पहले से ही उतनी मैन्युफैक्चर करके रख दी ताकि वो उस डिमांड को मीट आउट कर सके। तो जो प्लांट इन्वेंट्री स्टॉक होता है वो प्लांट होता है ऑलरेडी डिजायर्ड, मतलब डिजायर्ड का मतलब जो उसने अपनी इच्छा से उसे स्टोर करके रखा है। क्लियर, तो इसको मैंने 3 पॉइंट्स में ब्रेक किया है। सबसे पहले प्लांट इन्वेंट्री स्टॉक, सबसे फर्स्ट पे ये डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक होता है, डिजायर्ड। सेकंड मेंटेन बाय प्रोड्यूसर खुद इसे मेंटेन करता है। एंड थर्ड टू फुलफिल डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, अपने मार्केट में जो उसके प्रोडक्ट की डिमांड है उसको मीट आउट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये 3 कंडीशंस को देखते हुए हमेशा एक प्रोड्यूसर जो भी स्टॉक मेंटेन करके रखता है उसे हम बोलते हैं प्लांट इन्वेंट्री स्टॉक। क्लियर, नेक्स्ट आता है अनप्लांट। अनप्लांट का मतलब होता है प्रोड्यूसर को नहीं पता कि उसकी डिमांड कितनी होने वाली। मान लो उसने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके ऑलरेडी फैक्ट्री में रख दी, पर डिमांड सडनली बहुत ही ज़्यादा गिर गई, कम हो गई मार्केट में, तो उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स जैसे 1000 यूनिट्स थी तो उसमें से 600 तो सोल्ड आउट हो गई, बट 400 यूनिट्स अभी भी उसके पास बची हुई रह गई। तो ये 400 क्या थी, उसे लगा था कि ये 1000 पूरी की पूरी निकल जाएगी, पूरी की पूरी सेल हो जाएगी मार्केट में, बट अनएक्सपेक्टेडली जो डिमांड थी वो मार्केट में फॉल हो गई, गिर गई, और उस डिमांड के फॉल होने की वजह से क्या हुआ, वो 400 यूनिट्स उसके पास रखी रह गई, जो वो नहीं चाहता था। वो चाहता था ये सारी निकल जाए, बट उसे नहीं पता था कि डिमांड किसी न किसी रीजन से एकदम से कम हो जाएगी। क्लियर, अनसर्टेनिटी की, किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से, और उसकी 400 यूनिट्स यूं क्यों रखी रह जाएगी। तो जब कोई भी स्टॉक या कोई भी स्टॉक का पार्ट बिना उसकी इच्छा के रखा रह जाता है, जो मार्केट में नहीं बिक पाता है, तो उसे हम बोलते हैं अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। और ये क्यों अराइज होता है, इट अराइजेस व्हेन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टर्न्स टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड। अब उसको एक्सपेक्टेड क्या था, उसको एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में 1000 यूनिट्स की डिमांड है। क्लियर, 1000 यूनिट्स की डिमांड है, बट एक्चुअली डिमांड कितनी थी, 600 यूनिट्स। क्लियर, तो हम बोल सकते हैं when demand for the product turns to be lower than expected, उसको expected 1000 था, but actual demand कितनी थी, 600, तो वो lower हो गई, है ना। तो इस वजह से उसकी जो 400 यूनिट्स थी वो क्या थी, ऐसी की ऐसी रखी रह गई। और जब इस तरह का स्टॉक रखा रह जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से मार्केट में वो स्टॉक नहीं निकाल पाता है प्रोड्यूसर, तो ऑब्वियसली बात है उसे उस स्टॉक की वजह से लॉसेज होंगे, क्योंकि स्टॉक को मेंटेन करने में भी हमें बहुत सारी कॉस्ट इनकर होती है। उसको स्टोर करने की कॉस्ट, उसकी वेयर हाउस की कॉस्ट होती है, और बहुत सारे गुड्स डैमेज हो जाते हैं बहुत टाइम तक रखने में, क्योंकि बहुत सारे पेरिशेबल नेचर के भी होते हैं। क्लियर, तो हमेशा जो अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक होता है इट ऑलवेज लीड्स टू लॉसेस। अगर आपने नहीं चाहा और फिर भी वो स्टॉक बचा रह गया तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए लॉसेस में कंसिडर किया जाएगा। तो प्रोड्यूसर के लिए क्या कहलाएगा वो चीज, लॉस कहलाएगा। क्लियर, तो ये थे हमारे 2 टाइप्स का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर, तो हमने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के 2 और बाइफर्केशंस किए हैं, फर्स्ट प्लान्ड इन्वेंट्री एंड सेकेंड अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक। इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए। अब टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक पढ़ने के बाद ये जो इन्वेंट्री स्टॉक होता है इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं, या उसका कुछ सिग्निफिकेंस हम देखने वाले हैं कि ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल रह सकता है। बट यहाँ पे बेनिफिट्स में बात कर रही हूँ किसके, ऑब्वियसली प्लांट के, है ना।
तो इन्वेंट्री स्टॉक का जो सिग्निफिकेंस है या जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए वो क्या हो सकती है? फर्स्ट, इट इंश्योर्स स्मूथ सप्लाई ऑफ इनपुट। क्या मतलब है इसका? जैसे अगर प्रोड्यूसर ने अपने पास कोई भी स्टॉक अगर मेंटेन करके ऑलरेडी रखा हुआ है, चाहे वो फिनिश गुड की फॉर्म में हो, चाहे वो सेमी फिनिश गुड की फॉर्म में हो, चाहे रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, तो उसमें से जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में रखा हुआ है या फिर जो सेमी फिनिश गुड की, उसके लिए एक तरह से ये इनपुट कहलाएगा। जैसे एक मार्कर मैन्युफैक्चरर है, उसने प्लास्टिक अपने पास बहुत सारा स्टॉक करके रखा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में इतनी डिमांड आने वाली है, क्लियर। तो उसको चाहे उसे नहीं भी पता है फिर भी उसने कुछ स्टॉक यहाँ पे मेंटेन करके रख रखा है, तो उससे उसके इनपुट की जो सप्लाई होगी वो स्मूथली चलती रहेगी। मतलब उसका प्रोडक्शन प्रोसेस कहीं भी बीच में हैम्पर नहीं होगा या प्रोडक्शन प्रोसेस बीच में कभी नहीं रुकेगा। किस वजह से? मतलब शॉर्टेज ऑफ इनपुट की वजह से। मतलब अगर उसने इनपुट ऑलरेडी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, यहाँ इनपुट क्या हो सकता है? कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है। रॉ मटेरियल क्या है? इन्वेंट्री स्टॉक है। अगर उसने इस इन्वेंट्री स्टॉक मतलब अच्छा खासा उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको कभी भी उसकी सप्लाई मतलब जो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलता रहेगा क्योंकि उसके पास इनफ क्वांटिटी में हमेशा इनपुट अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि उसका प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलता रहेगा। सेकेंड, प्रोड्यूसर्स कैन अवॉइड डे टू डे परचेसेस। अब अगर कोई प्रोड्यूसर होता है जो बहुत ही लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि जब वो ऑलरेडी जब बहुत सारा इनपुट खरीद के रख लेते हैं या बहुत सारा स्टॉक खरीद के लेते हैं तो उनको बार बार डे टू डे परचेसेस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डे टू डे परचेस करने में बहुत सारी एफिशिएंसी भी जाती है, टाइम भी वेस्ट होता है, क्लियर। तो सेकेंड बेनिफिट ये है कि प्रोड्यूसर्स उन डे टू डे परचेस से मतलब वो उन्हें हर दिन की परचेज नहीं करनी पड़ती है। हो सकता है बहुत सारे मंथ की परचेज एक ही साथ करके हमने स्टॉक रख दिया, तो वो भी क्या है जो हम एक साथ परचेज करके रख रहे हैं वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है उस प्रोड्यूसर का। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करने से अगेन उसे डे टू डे परचेज भी नहीं करनी पड़ रही है ना। एंड थर्ड, अगर मार्केट में कभी किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आ जाती है, जैसे हो सकता है किसी इनपुट की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या हो सकता है कि चाहे वो गुड बना हुआ है बट मार्केट में ऑल ऑफ सडन उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अनसर्टेनिटी किसी भी तरह की आ सकती है। अगर उसके पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बना हुआ रखा है तो मार्केट में जब चाहे उसे बेच सकता है, ज़्यादा प्राइस से बेच सकता है। और अगर मान लो मार्केट में अगर फ्यूचर में जिस इनपुट को लेके वो जैसे मैं प्लास्टिक को लेके मार्कर बना रही हूँ और अगर मार्कर जो है वो अनअवेलेबल, सॉरी जो प्लास्टिक है जो इस मार्कर में यूज आ रहा है अगर वो अवेलेबल ही ना हो तो मैं क्या करूँगी, मेरा प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा मार्कर का। तो जो मार्केट की अनसर्टेनिटीज आ सकती है प्राइजेस को लेके, आई बात समझ में, और अवेलेबिलिटी को लेके। अब प्राइजेस को लेके कैसे यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ सकती है? हो सकता है कि जब इनपुट बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल रहा है जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, मैंने उस प्राइस में बहुत सारा इनपुट स्टॉक करके रख लिया अपने पास और मैं उससे डेली प्रोडक्शन कर रही हूँ, बट हमें ये डर रहता है ना कि हो सकता है ऑल ऑफ सडन इस इनपुट की प्राइस मार्केट में बढ़ जाती है, तो उसको भी हम इग्नोर करने के लिए, उसको भी हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, प्रोड्यूसर बहुत सारे स्टॉक मेंटेन करके रख लेता है। तो स्टॉक को मेंटेन करके रखने के तीन बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो बेनिफिट ये होता है कि उसके जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहेगा, क्योंकि अगर उसके पास इनपुट जो है वो इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसे बार बार अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को रोकना नहीं पड़ेगा। सेकेंड, उसको डे टू डे परचेज नहीं करनी पड़ेगी, क्लियर। एंड थर्ड, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटीज अगर आती है, प्राइस से रिलेटेड हो, अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हो, तो उसे किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है तो वो उसको यूज करते हुए क्या कर सकता है, आगे प्रोडक्शन कर सकता है, क्लियर। अब मान लो इनपुट की प्राइस ऑल ऑफ सडन बढ़ जाती है तो उसके पास तो कम प्राइस में रखा हुआ है तो वो उसको यूज करके और आगे ज्यादा प्राइस में बेचेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के भी। इसी तरह से हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट के भी बेनिफिट्स पढ़े थे। फिक्स इन्वेस्टमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो अल्टीमेटली हमें जीडीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ता है और आउटपुट बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है। बट यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब हर दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, तो इनको हम इकोनॉमी में एक तरीके से सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, और जबकि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ये इंडिविजुअल लेवल पे भी, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है, अगर आपकी फोरकास्टिंग बहुत अच्छी है या आप बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर की डिमांड को, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के दे सकता है और आप मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से ग्रैब भी कर सकते हो, क्लियर। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट का होल टॉपिक।
इसका एक छोटा सा पार्ट और बचता है ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट, इसे हम इसकी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट उससे पहले आप लोग ये इन्वेस्टमेंट पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। इस इन्वेस्टमेंट को मैं फिर से एक शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ। हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था सबसे पहले, जिसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हमने देखा था कि ये इन्वेस्टमेंट जो होता है 2 टाइप्स का होता है, फिक्स्ड होता है एंड इन्वेंट्री होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जितना प्रोड्यूसर ने, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था, उसी दोनों फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस वहां पे था फिक्स्ड एसेट का स्टॉक, यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री स्टॉक। क्लियर? तो जितना एंड ऑफ द ईयर में प्रोड्यूसर के पास फिक्स एसेट का स्टॉक होगा, उसमें से अगर हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला स्टॉक माइनस करेंगे तो उस पूरे साल में जितनी भी नया हमने इन्वेस्टमेंट किया फिक्स एसेट में, वो हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और इसी फिक्स एसेट की जगह जब हम इन्वेंट्री स्टॉक वर्ड यूज करेंगे तो उससे हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगर हम दोनों इन्वेस्टमेंट को आपस में ऐड कर देते हैं, कौन से दोनों इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो प्रोड्यूसर का टोटल इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट टॉपिक। सो आप इसको राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में, और प्लीज इसे प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।